हेलो गाइस, मैं नुकसान हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते और मुस्कुराते रहे, हमें भी अपना प्यार दिखाते हैं। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो जी चलते हैं वीडियो में। पाकिस्तान वाज रेडी टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया इन 2019। माइक पॉम्पियो इंडिया। ओ, बड़ा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं सबसे परेशान सा की वीडियो फिर देता हमारा। हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना 2019 में पाकिस्तान रेडी था और ये लोग इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने वाले थे। यूएसए ने दोनों कंट्रीज को संभाल लिया। ये रिसेंटली कहा है माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में। इसके बारे में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि माइक पॉम्पियो क्लेम्स दैट इंडिया इन्फॉर्म्ड हिम पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक पोस्ट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। ना इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी, मैं कहूँगा, अनोखी बातें लिखी है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जयशंकर साहब के बारे में। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया बहुत ही जल्द डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा किस कंट्री को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना आज के समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, मगर 2020 के टाइम में और उससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए यूएसए में कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री का दर्जा होता है। इनके विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पियो। ये चेहरा आपको याद होगा, इन्होंने बहुत बार इंडिया को विजिट किया था। माइक पॉम्पियो काफ़ी न्यूज़ में भी रहते थे। तो हाल ही में पॉम्पियो ने एक किताब लिखी अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने टाइम के बारे में एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। अभी तक ये किताब इंडिया में अवेलेबल है नहीं, मगर इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हमको बताते हैं कि इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत बार बातचीत करी है इस पूरी किताब में। ना पहली बात तो देखिए, इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया सुषमा स्वराज जी को, इंडिया की फॉर्मर विदेश मंत्री। अब इनके बारे में ये लिखते हैं कि सुषमा स्वराज जी को फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं माइक पॉम्पियो के हिसाब से। और इन्होंने ये कहा कि अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ कभी फॉरेन पॉलिसी को लेकर ज़रा बातचीत करी नहीं। मेन इनकी बातचीत होती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। और आगे इन्होंने देखिए सुषमा स्वराज जी के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है गूफबॉल, दूसरा हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक। गूफबॉल एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो काफी गलतियां करता है। और हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने पॉलिटिक्स में काफी महारत हासिल कर रखी थी और उसके बेसिस पर वो बन गया एक मिनिस्टर। तो ये सब जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, ये आपत्तिजनक है। और जयशंकर साहब ने भी कहा है, पॉम्पियो की किताब पर रिएक्ट किया जयशंकर साहब ने और ये कहा कि सुषमा स्वराज जी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। सुषमा स्वराज जी का देहांत हो चुका है, उनके बारे में ऐसी बातें बोल के इनको क्या मिलेगा आज के समय? इट इज पॉइंटलेस। मगर आगे पॉम्पियो ने अपनी किताब में ये लिखा कि सुषमा स्वराज जी के बाद जब डॉक्टर एस जयशंकर बने भारत के विदेश मंत्री, तो इनको ये यूएसए में कहते थे मिस्टर जे। और जयशंकर साहब के साथ काम करना बहुत ही आसान लगा माइक पॉम्पियो को। इन्होंने ये कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी जयशंकर के साथ, वो मेरी बात समझते थे, मैं उनकी बात समझता था। वो 7 लैंग्वेजेस बोलते थे, उनमें से एक इंग्लिश भी थी और उनकी इंग्लिश कुछ मामलों में मुझसे भी बेहतर थी। तो काफी इन्होंने तारीफ करी है जयशंकर साहब की। बट अगेन, सुषमा स्वराज जी के बारे में खराब बातें बोलने की इनको कोई आवश्यकता थी नहीं ना। इस सब के बाद पॉम्पियो बात करते हैं एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर के बारे में। ये कहते हैं कि फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, अब ये बात ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी किताब कि भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, उसके बाद पाकिस्तान तैयार हो गया था न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ये बात बताई इनको जयशंकर साहब ने। इन्होंने ये कहा है किताब में कि मुझे रात को फ़ोन कॉल आता है डॉक्टर एस जयशंकर का। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेडी कर रहा है, हमने पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, तो इसके रिस्पॉन्स में ये लोग अपने मिसाइल रेडी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बता दें कि अगर वो अपने मिसाइल लॉन्च करेंगे तो हमारी तरफ से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च हो जाएंगे। अब पॉम्पियो ने जैसी ये बात सुनी, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखी है बात, पॉम्पियो ने जैसे ये बात सुनी वो बिल्कुल उड़ गए। इन्होंने सीधा फ़ोन किया उस वक्त के यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन को। जॉन बोल्टन और पॉम्पियो ने आपस में बातचीत करी और ये डिसाइड किया पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, सिचुएशन काम करने का समय है। तो दोनों ने सीधा बात करी, इमरान खान से नहीं। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो रियल लीडर है जनरल बाजवा, इनसे बात करी माइक पॉम्पियो और जॉन बोल्टन ने, और ये पूछा
कि क्या आप इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने वाले हैं, क्योंकि अगर करने वाले हैं तो उनकी साइड से फट से जवाब आएगा, बी रेडी। तो जैसे ही ये बात बाजवा को बताई गई, बाजवा ने अपनी ट्यून चेंज कर दी। बाजवा ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने नहीं वाले इंडिया पर, हम तो कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में बाद में ये लिखा कि हमने ये सब बातें बताई डॉक्टर अजय शंकर को, और फिर इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड को लिया कॉन्फिडेंस में, और इसी तरीके से हमने एक न्यूक्लियर वॉर कर दी अवॉइड। और आगे ये फिर खुद की प्रशंसा करते हैं और यूएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि देखिए यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यूएसए ना होता तो ये दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा चुके होते। और आगे ये कहते हैं कि नो अदर नेशन कुड हैव डन दैट बट वी डिड दैट नाइट टू अवॉइड ए हॉरेबल आउटकम। तो ना पर्सनली मुझसे आप पूछें तो माइक पॉम्पियो ये सारे किस्से को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि बालाकोट के बाद अगर इन्होंने इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का सोचा भी तो उसके जवाब में इंडिया क्या कर देगा। तो पर्सनली मैं नहीं मानता कि जयशंकर साहब ने इतनी ज़्यादा चिंताजनक टोन से बात करी होगी माइक पॉम्पियो से। बस डिस्कशन हुआ होगा कि पाकिस्तान की साइड से कुछ एक्शन होता है तो हम भी जवाब देंगे। वो हो सकता है कि यूएसए ने कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को कहा हो कि ज़्यादा इसके बाद कुछ मत कर देना, वॉर मत स्टार्ट कर देना। बट मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का डर इतना ज़्यादा था। इस पर्टिकुलर केस में माइक पॉम्पियो डेफिनेटली अपनी इंपॉर्टेंस, यूएसए की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। और आगे माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो उसका मेन आंसर है इंडिया। इंडिया के साथ हमको अपने रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने टेन्योर में, माइक पॉम्पियो ने अपनी टेन्योर में पूरी कोशिश करी कि डिप्लोमेटिकली ये चाइनीज़ अग्रेशन को काउंटर करे और साथ ही साथ इंडिया को अपना नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई बनाए। अगेन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा, इंडिया में हम लोग एलाई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। एलाई होता है पक्का मित्र, के मतलब आप हमारे मित्र, उसके खिलाफ। इंडिया यूज़ करता है वर्ड पार्टनर, जबकि यूएसए की तरफ से आप देखोगे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंडिया को ये बनाए एक अमेरिकन एलाई, द नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई। तो इससे देखिए हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अमेरिकन कैसे व्यू करते हैं इंडिया को। और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि इससे हमको ये भी इंसाइट मिलती है कि जब टेक्नोक्रेट संभालते हैं फॉरेन पॉलिसी तो बाकी देशों को कितनी आसानी होती है इंडिया से बातचीत करने में, इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक डॉक्टर अजय शंकर ने बहुत ही सही रिप्लाई दिया है माइक पॉम्पियो को कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, आप किसी के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करेंगे, स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका देहांत हो चुका है। और वैसे मैं आपको यही बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि माइक पॉम्पियो 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी रन करे, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी खड़े हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे गॉड नोस, मगर पॉसिबिलिटी है कि ये वापस कहीं ना कहीं से यूएसए की गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर किस कंट्री को डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। खत्म। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है अभी आज हमारे सामने खुलकर आई कि जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की उसके बाद पाकिस्तान ने भी, ये माइक पॉम्पियो कह रहा है कि शायद पाकिस्तान तैयार था कोई न्यूक्लियर या न्यूक कोई करने का हमला करने में। ये बड़ा खतरनाक जारी मोड पर चले गया था। ये कई बार पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है। तो क्या इससे आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? क्या इतने अहमकाना लोग इधर बैठे हैं कि अहमक लोग बैठे हैं जो डायरेक्ट ही अपना न्यूक्लियर वार छेड़ देंगे? मेरे रुखसार भाई मुझे समझ नहीं आती इस खित्ते की कि अमेरिका इस खित्ते के साथ करना क्या चाहता है कि उसके भाई चाइना को बीट करने के लिए वो इंडिया का साथ लेता है, तो इंडिया को बीट करने के लिए वो पाकिस्तान का साथ लेता है, कभी वो इंडिया के साथ हो जाता है। इस खित्ते के साथ वो करना क्या चाहता है? इस खित्ते के जो इंसान है, मेरी तो बात सुने, जो इन खित्ते के इंसान है या इन खित्ते के जो लीडर है उनको क्यों नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं अमेरिका का पीछा छुड़ा लेते अपनी इंडिया ने अपना स्टांस। अच्छा मेरी तो बात सुने, इन दोनों के दरमियान जंग हो जाती इंडिया और पाकिस्तान के, तो ये तो सारा खित्ता तबाह हो जाना था। ये खित्ता इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है, इर्द गिर्द के सारे मुमालिक है वो तबाह थे ना। अमेरिका तो यही चाहता है, वो तो आग लगाना चाहता है। क्या इनके लीडर जो है वो इतने बुद्धू हैं? पॉम्पियो ने बात क्यों की इंडियन के साथ? भाई हालात ऐसे थे। मेरी बात सुने भाई, आपके जो शाह महमूद कुरैशी हैं
उनने खतरे की घंटी दी थी कि अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल हो सकते हैं। इंडिया की तरफ से खतरा था तो ये भी तैयार थे, ये तो होना ही था। और मेरे भाई बात सुने, आप हमेशा इंडिया से बयान सुनते हैं कि हमने बालाकोट में ये कर दिया, इतने मार दिए दहशतगर्द फला। अब माइक पोम्पियो जो है उन्होंने कोई तादाद बचाई है कि इनके हमले में कितने दहशतगर्द मारे गए? हमला तो माना ना कि उन्होंने की है, स्ट्राइक की है। ठीक, स्ट्राइक तो होती रहती है, उधर से वो एक दूसरे से करते रहते पाकिस्तान हैं। है तो कभी मेरी बात सुने, अगर अब ऐसा होता, अगर ऐसा खतरा ना होता तो इंडिया अमेरिका के पास क्यों जाता, अमेरिकन को क्यों खबर करता कि ये वॉर जो है ये शुरू हो जाएगी या हम पर हमला हो जाएगा, ये रोकें। भाई अगर हम कुछ नहीं है, अगर हम कुछ नहीं है, पाकिस्तानी उनके लिए कुछ नहीं है, इंडिया के लिए हम कुछ नहीं है। मेरे भाई अगर आपकी थाली में आप खा रहे हैं तो सुकून से खाएं, हमें भी कुछ कोशिश करें खाने के लिए, हम भी अपना खाएंगे, ठीक है। अगर हम आपके लिए कुछ नहीं है, जब हमें खतरा होगा ना कि हम खत्म हो रहे हैं तो भाई हम आपको खत्म करने के बाद ही खत्म होंगे, हम तो होंगे साथ को। आप नहीं यार, ये भाई ऐसी जंग की बातें मत किया करो। बाजवा साहब ने एक बयान दिया था, मेरी बात सुने, एक बयान दिया था, उसने कहा था कि हम कहते नहीं है, हम कहते नहीं है जो करना और जनरल बाजवा जैसा डरपोक होना जो ना, तो एक हकीकत तो बात हुई ना। है ही था अच्छा, कोई ना। अच्छा रुखसार भाई, ये तो हकीकत हुई कि इमरान खान साहब की कोई औकात नहीं थी। हाँ, ये कोई clear हकीकत होगा, नहीं ये थी। clear होगा। उन्होंने तो वजीर भाई आजम अपने से, फौज के जनरल थे, उन्होंने तो बयान दिया ना। भाई मेरी तो बात सुने, भाई अमेरिका के नुमाइंदे जो इंडिया वजीर से आजम किसने किसके साथ वजीर कन्वर्सेशन खारजा की? से, तो उसके अमेरिकन किसके साथ बात की? हमारे आर्मी चीफ से, मतलब हमारे उन्होंने माना खुदा से। उनको पता है कि ये पाकिस्तान में जो चलती है वो सिर्फ आर्मी चीफ की चलती और है। नहीं आर्मी मेरे चीफ भाई, की ये एक बड़े मुल्क की जो है ना वो चौपलिसी हाँ, होती चले है, जी, समझ में चौपलिसी आई बात। भाई अगर वो उसकी- वज़ीर आज़म से जिसकी करते बात हैं- मानी जाए उससे बात की जाती है, और असल मेरे ये तो भाई माननी आपसे पड़ेगी ये ना। किसने कहा है कि इमरान खान साहब की बात नहीं मानी जाती? नहीं मान जाते थे। और छोड़े यार इस अगर इमरान खान साहब की बात मान जाती है तो जो DGSI है लगा था वो लगवाना चाहते थे जनरल फैज हमीद को, लेकिन लगा कौन? जनरल बाबर इफ्तिखार। उसके बाद लगा वो जो अपना ये नदीम अंजम, यार उनकी मानी जाती होती। अच्छा, ये अफसर कहाँ पर लगे हैं? ये DGSI या तुम्हारा जितना मतलब बड़ा किस पोस्ट पर, ISI, किस इदारे और से यार लगे? ISI के सबसे बड़ा जो कंट्रोलर मैनेजर जो जिसे कहते थे मतलब वो होता है, वो इमरान खान लगवाना चाहते असल थे में फैज ये हमीद को। ISI जो आप लफ्ज बोलते हैं ये एक मुखफ़फ़ है, ये किस चीज का, ये बताएं। ये चीज का मुझे खुफिया एजेंसी से अपना इंटर सर्विसेज है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी उसके बारे में ये बात करता है, होती है। बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सियासतदान होते हैं वो मुल्क में करते हैं सियासत, वो मुल्क की मईशत के बारे में ये कंट्रोल सारे होते हैं मेरे भाई। नीचे जो इदारे होते हैं ना, ये हमेशा देख लें, आम उमूमन देख लें, ये आर्मी के पास ही होते हैं, जो आर्मी के अफसर होते हैं ना, ये वही उन्हें कंट्रोल करते हैं सर। और ये उन्हीं की खुफिया एजेंसी होती हैं जो बाद में वजीर आज़म को बात इतनी है कि क्या पाकिस्तान ये हमाकत कर सकता था? बिल्कुल सर, अगर हमें खत्म करने की हमें अगर खतरा महसूस होता तो हम जरूर ये काम करते सर। यार ये तो तो कोई इसके असर आपने मैम ने बताया है, असर इसके क्या होते? पूरा जो- खिता तबाह हो जाता, यही बात मैं इंडिया आपको और पाकिस्तान तबाह नहीं मैं होता, यही बात पूरा कहूंगा, खिता ये मेरी बात बड़े नहीं, आप एशिया है इसके ना। हक में है कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था। नहीं मैं तो नहीं कहता, नहीं, जब पाकिस्तान को खत्म करने की कोई भी मुल्क करेगा ना कोशिश, तो हम ये जरूर करेंगे सर। तो वो मुल्क इससे एहसास ही ले लेंगे, उनको पता है कि ये खतरे की अलामत है, इससे एहसास ही लिया जाए। अगर ऐसा तो होता तो आज से जिस तरह कई पर साल चली पहले हुई नहीं है अमेरिका, होता। जिस जब तरह पर जनरल चली हुई ज़िया है, साहब इंडिया मीडिया हमने में भी मैच हो आपको रहा था, खुद तो देनी मेरी है। बात सुने सर, ये इतने डरपोक है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। और ओरिजिनल रियल जो है, जनरल ज़िया साहब गए इंडिया में मैच हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो उनके जो मुझे याद नहीं है उनका नाम क्या है, वजीर थे मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा था कि हम आपको ख़त्म कर देंगे, आप छोटा सा एक मुल्क है, हम जब चाहे आपको ख़त्म कर दे। तो वो हंसते हंसते इतना कहकर आगे चले गए कि दुनिया में मुसलमानों का सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान नहीं है, दुनिया में और भी मुसलमान है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर हिंदुओं का कोई एक मुल्क है तो वो इंडिया ही है। अगर हम खत्म होंगे तो 3-4 मुल्क और में भी इंडिया हिंदुओं का अब जाकर बाद में बने या कुछ ऐसा हुआ ना सर, तो ये उनका एक वर्ल्ड उनके लिए काफी था, तो वो वहीं खामोश हो गए। इंडिया इतना अहमक नहीं है कि आप जैसे जो पहले खत्म हो गए हैं, पहले जिनके मैं पास तो खाने कहता को कुछ नहीं वो आप इंडिया- पर ये ऐसा काम करेंगे। सर अगर वो अहमक नहीं, वो बड़े वो बड़े अहमक ना हो, वो मुझे नहीं पता अहमक है या नहीं। जो ऐसे लेकिन वो ऐसे किसी जो बहादुर कदम नहीं उठाता मेरे है, वो कौन सा इंसान उठाता है जो अक्ल से फारग हो?
जिसको इंसानियत का दर्द ना हो। ऐसे कदम वो उठाते हैं जब वो खुद खत्म होने जा रहे हो, समझ रहे हैं? जब उन्हें को खत्म करने की बात करे या खत्म करने पर तुला हुआ मैं ये बात करता हूँ कि ये सोच होनी चाहिए कि हम किसी को मुल्क को एटमी ताकत से जरिए उड़ा देंगे। ये सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी करने चाहिए। की बात कहे ना, कहने की एक हद तक है। अगर आपको कोई खत्म करने चला आए तो फिर भाई आपको भी कुछ करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। तो बात मुझसे इतनी है, ये भी बड़ी खतरनाक बात थी। बेहतर हुआ, शुक्र है कि आज हम जिंदा हैं। अगर ये हालात होते तो सारी बात इंडिया तो खत्म होता या ना होता, पाकिस्तान जरूर खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस भी नहीं है, पाकिस्तान के पास उस तरह का कोई हालात भी नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान तो, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब तक पूरा नक्शे से मिट चुका होता। मैं ये हकीकत बात है, उनके पास इतने हैवी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और पूरी इंसान के लिए ये खबर नहीं होगी आपके पास कि जो पावर है ना, एटम्स की पावर, वो मुशाबे करें तो पाकिस्तान की कहीं ऊपर है उनसे। ना यार, ऐसी पावर ये तो हवा में छोड़ी जाती है। असद भाई, हवा में छोड़ी जाती भाई है। असद भाई, हम इस पावर पर नहीं जाने नहीं चाहते। बात इतनी है, हम इंसानियत को खत्म नहीं करना चाहते। ये बात हम रुक चुकी है। बात की है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।